स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th विज्ञान 2025 का बिल्कुल वायरल पेपर बताने वाले। ठीक है, और ये जो पेपर है ये आप सभी का 4 मार्च को बिल्कुल यही साइंस का पेपर आएगा। और जितने भी स्टूडेंट साइंस के पेपर को तैयार करके जाते हैं वो पूरे के पूरे साइंस में 70 नंबर छाप कराएंगे। ये मेरी 100% गारंटी। ठीक है, क्योंकि ये जो पेपर है साइंस का ये सबसे वायरल पेपर है 801 BD। ठीक है, ये जो पेपर कोड है ना, यही पेपर कोड सभी जिलों में आने वाला है 4 मार्च को। जितने भी स्टूडेंट इस पेपर कोड को मात्र तैयार कर लेते हैं वो विज्ञान में साइंस में बिल्कुल टॉप कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये पेपर बिल्कुल वायरल पेपर है और यहाँ पे हम आप सभी को पूरे के पूरे लिखित उत्तर के साथ बताएंगे किस तरीके से एक टॉपर स्टूडेंट साइंस के पेपर को हल करते हैं, कैसे सभी क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक है, पूरा लिखकर हम आप सभी को बताएंगे। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनुक्रमांक आपको लिखना है, यहाँ पे नाम लिखना है। ये जो है 901 का है। ठीक है, और यहाँ पे 801 BD पेपर है और ये बहुत ही वायरल पेपर है। इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा और जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को तैयार कर लेते हैं, ठीक है, वो 4 मार्च को इस पेपर को 2:50 पे ही करके बैठ जाएंगे। क्योंकि ये वायरल पेपर बोर्ड के पेपर को, ठीक है, वो पहले से ही देख चुके हैं। बिल्कुल यही पेपर आने वाला है और यहाँ पे देखिए पूर्णांक ये 70 का रहेगा। और जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को तैयार करते हैं साइंस का, वो विज्ञान में पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर लाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आग लगा कर आएंगे, बिल्कुल धुआं करके आएंगे, पूरे के पूरे आंसर छाप कर आएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कुछ निर्देश दिए, प्रारंभ के 15 मिनट आपको इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है। तो यहाँ पे खंड अ जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न है और ये उपखंड क का है, यानी फिजिक्स के सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो प्रश्न पहला है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ पे होता है। ठीक है, अपवर्तन कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, इस तरह से नेत्र होता है, यहाँ पे क्या है, नेत्र है। और यही पे पूछ रखा है कि जब प्रकाश क्या करता है, नेत्र में प्रवेश करता है तो अपवर्तन कहाँ पर होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला है क्रिस्टली लेंस पर, दूसरा है स्वच्छ मंडल जिसे कार्निया कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे परितालिका पर, पुतली पर। तो यहाँ पे जो अपवर्तन होता है वो स्वच्छ मंडल यानी कार्निया पे होता है। ऑप्शन ख राइट। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बोल्टता को निरूपित करता है। तो यहाँ पे देखिए बोल्टता बराबर जो सूत्र होता है, बोल्टता को V से दिखाते हैं और इसके बराबर जो सूत्र होता है वो W/Q होता है। ठीक है, W जो है वो कार्य है और यहाँ पे Q जो होता है ये आवेश होता है। तो यहाँ पे देखिए Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है I/T। ठीक है, Q को आवेश कहते हैं और इसमें प्रवाहित धारा और समय को ही आवेश कहते हैं। तो ये I जो है ये धारा है और T जो है ये समय है। ठीक है, तो यहाँ पे जो Q है इसके जगह पर हम I/T को रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा V = W/के I/T। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ पे इस W को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं, हमने आपको बताया। और यहाँ पे I को कहते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, और इस T को कहते हैं समय। ठीक है, तो यहाँ पे बोल्टता यानी V = क्या हो जाएगा, कार्य बटे यहाँ पे विद्युत धारा इंटू क्या हो जाएगा, समय। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क, किया गया कार्य। ठीक है, W क्या है, किया गया कार्य है और इसके बाद बटे, यहाँ पे बटे लगा हुआ है I/T, यानी इसको इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, विद्युत धारा, और गुणित यहाँ पे समय। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन क राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण पूछ रखा है और यहाँ पे अवतल दर्पण वस्तु यानी बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो ये यहाँ पे पूछ रखा है कि जब अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो कहाँ पे वस्तु को रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पूछ रखा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि अवतल दर्पण जो होता है वो इस तरह से होता है। अभी देखिए ये कोई भी दर्पण नहीं है और जब हम इसको इस तरह से कलई कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, तो ये क्या करता है, अपवर्तन और परावर्तन इससे होने लगता है। अब ये बन गया अवतल दर्पण। क्या है ये, अवतल दर्पण है। और ये अवतल दर्पण हो गया। इसके बाद
इसके ये बीचों बीच से जो जाता है ये क्या होता है, ये मुख्य अक्ष होता है। ठीक है, ये इसके बीचों बीच से जा रहा है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे पूछ रखा है, यहाँ पे कहा है कि जो अवतल दर्पण है इसमें जो वस्तु यानी बिंब है इसका प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक बनेगा। तो इसी का हम आपको किरण आरेख यहाँ पे खींच कर बिल्कुल यहाँ पे साबित करेंगे कि हाँ किस तरह से इसका बड़ा और वास्तविक बनेगा। यहाँ पे देखिए कब बड़ा बनता है, जब वस्तु मुख्य फोकस, ठीक है, मुख्य फोकस यानी एफ तथा वक्रता केंद्र मीन्स की सी, ठीक है, वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है, तब प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर तथा अनंत के बीच बनता है। ठीक है, और वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनता है। तो यहाँ पे देखिए जब वस्तु कहाँ पे रखी जा रही है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, तो इसमें हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, फोकस है। ठीक है, मुख्य फोकस है और इसके थोड़ा सा इधर यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र, इस बिंदु पे मुख्य फोकस और इस बिंदु पर वक्रता केंद्र। अब वस्तु को कहाँ पे रखा गया है, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई है। तो हम वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, इन दोनों के मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ पे हम क्या कर दिए, वस्तु को रख दिए। इस तरीके से हम रख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इस तरीके से इस वस्तु के ऊपरी सिरे पर जब भी किरण आरेख खींचते हैं तो वस्तु के ऊपरी सिरे से। अब यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये वस्तु A है और यहाँ पे ये B है। ठीक है, और ये क्या है, M1 है और ये M2 है और यहाँ पे ये क्या है, ध्रुव है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले वस्तु के ऊपरी सिरे से एक हम किरण आरेख इस तरह से डालते हैं दर्पण पे। इस तरह से आपको एरो भी दिखाना है कि ये जो किरण है ये क्या करता है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से चला जाता है। तो यहाँ पे मुख्य फोकस से ये क्या चला गया, ये किरण आरेख चला गया। ठीक है, इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, एक किरण आरेख यहाँ से इस दर्पण से इस मुख्य फोकस पे डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इस तरह से डालते हैं तो ये क्या करता है, ये दर्पण से टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ये मुख्य अक्ष है, इस तरह से इसके समांतर यानी इस तरह से इसके समांतर हो गया। देखिए इसके समांतर हो गया ना, तो ये मुख्य अक्ष के इस तरह से समांतर हो जाता है। अब देखिए जहां पे भी ये काटता है, ये दोनों रेखाएं, एक यहाँ पे आया है दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से और एक मुख्य फोकस से भेजे, तो यहाँ पे दर्पण से टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। ठीक है, अब दोनों किरणें जहां पे मिलती हैं उसी जगह वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, यानी इस बिंदु पर मिलती है तो यहाँ पे क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और ये उल्टा बनेगा। अब यहाँ पे बन गया ये बी, ठीक है, बी डैश और ए डैश, यानी ये उल्टा बन गया। अब देखिए क्या है कि ये जो ए और बी यानी ये वस्तु जो है, इससे ये जो हमारा बी डैश और ए डैश वस्तु बना है, ये क्या बना है, ये काफी बड़ा है, इससे बड़ा है कि नहीं, बड़ा है। और ये क्या है, वक्रता केंद्र ये है और इधर क्या है, इधर इनफाइनाइट है। ठीक है, अनंत है। तो ये वक्रता केंद्र और अनंत के कहाँ बना है, बीच में बना है बिल्कुल। तो इस तरह से क्या है कि यहाँ पे जब हम इस तरह से रखते हैं, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में वास्तविक और बड़ा। और देखिए यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना है ये बिल्कुल वास्तविक, ठीक है, ये आभासी नहीं है। यहाँ पे हम कहाँ पे वस्तु को रखे थे अवतल दर्पण में कि वस्तु जो हमारा बना था वो वास्तविक बना था और बड़ा बना था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ग, यानी जब वस्तु यानी बिंब को दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में जब हम रखे थे तब ये स्थिति प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ग राइट है। नेक्स्ट है, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है। ठीक है, परंतु पाठ्य पुस्तक यानी जो उसके पास रखा किताब है उसके लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता है, नहीं पढ़ पाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी उसको कौन सा दृष्टि दोष हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है कि वो जो विद्यार्थी है वो श्यामपट्ट पे यानी दूर की वस्तुओं को वो स्पष्ट उसको दिखाई दे रहा है, लेकिन निकट की वस्तु उसको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। अर्थात उसको क्या है कि यहाँ पे दूर दृष्टि दोष है, उसको क्या है, दूर दृष्टि दोष है।
तो यहाँ पे क्या है, विद्यार्थियों के नेत्र का निकट बिंदु जो है उससे दूर हो गया है, अर्थात उसको दूर दृष्टि दोष हो गया है, और इसके निवारण के लिए उसको उचित उत्तल लेंस का यूज करना होगा। क्या करना होगा, उसको उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का यूज करना होगा उसके चश्मे में, तब जाकर उसको पाठ्य पुस्तक का भी अक्षर उसको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है 5 प्रतिरोधों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कई ऑप्शन दिए, इसको हम आपको सॉल्व करके बताएंगे सबसे पहले कि किस तरह से ये आए। यहाँ पे 5 प्रतिरोधों यानी प्रतिरोध की संख्या 5 है। ठीक है, और प्रत्येक जो प्रतिरोध है वो 1/5 ओम है। अब देखिए इसमें हम इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो इस तरह से ये क्या हो गया, यहाँ पे 5 प्रतिरोध को हमें जोड़ना है। तो यहाँ पे ये 5 प्रतिरोध हो गया, और इसमें क्या है, इसका प्रत्येक का क्या हो जाएगा, 1/5 ओम। प्रत्येक प्रतिरोध यानी ये क्या है, 1/5 ओम है, ये भी 1/5 ओम है, और ये भी सभी 1/5 ओम है, क्योंकि हमें 5 प्रतिरोधों को इतने क्रम में जोड़ना है इस तरह से। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी इस 5 प्रतिरोध का जब हम समांतर क्रम में निकालेंगे समांतर क्रम के सूत्र से, तो ये हो जाएगा। और पूरे प्रतिरोध का निकालना है तो हम 1/r इक्विलेट रखेंगे। ठीक है, अब इसके बराबर समांतर क्रम का जो सूत्र होता है वो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। ठीक है, 5 क्रमों में हमको जोड़ना है 5 प्रतिरोध को, तो इस तरह से हम 5 तक लेंगे। अब देखिए यहाँ पे सभी को आपको क्या करना है, रख देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे, ठीक है, 1/के यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5, सभी को आपको इस तरह से रखना है, क्योंकि हमें 1/5 ओम प्रतिरोध को रखना है। तो इस तरह से आपको कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 ठो रख दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/r इक्विलेट बराबर हो जाएगा यहाँ पे 25 आ जाएगा, 25 ओम। और यहाँ पे r इक्विलेट बराबर क्या हो जाएगा, 1/25 ओम। इस तरह से यानी हम इसको इतने भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, 1/25 ओम है वही ऑप्शन राइट होगा। इनका 1/5 ओम और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे 1/25 ओम, तो ऑप्शन यहाँ पे ख राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां, दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो, नॉर्थ का मतलब उत्तर, ठीक है, और ईस्ट का मतलब पूरब हो गया, और साउथ का मतलब दक्षिण, वेस्ट का मतलब पश्चिम। ठीक है, तो इस तरह से देखिए अब यहाँ पे पूछ रखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो कौन सा राइट हो जाएगा, तार के ठीक नीचे, यानी तार के ठीक नीचे जो ये दक्षिण टाइप है, यहाँ पे क्षैतिज तार बोला है, तो यहाँ पे दक्षिण वाला जो है यानी यहाँ पे W और E यही क्या है, तार के ठीक नीचे होगा। ऑप्शन यहाँ पे ख राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनता है। देखिए ये जो है ये सिर्फ अवतल दर्पण में ही होता है। इसमें क्या होता है, केवल अवतल दर्पण में ही होता है। इसमें क्या होता है कि जब वस्तु को क्या करते हैं, उसको फोकस तल के बीच रखते हैं, ठीक है, तब ये स्थिति प्राप्त होती है। यहाँ पे ऑप्शन क राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब आप आ गया यहाँ से उपखंड ख, ठीक है, यानी उपखंड ख में आपका आ गया केमिस्ट्री से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 8वां, एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु पूछ रखा है। अब देखिए मिश्र धातु कैसे बनता है, तो 2 तत्वों से 2 यौगिकों से मिश्र धातु बनता है, ठीक है, और 2 तत्वों को मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ग राइट है। ठीक है, एक समांगी मिश्रण है। क्या है, मिश्र धातु एक समांगी मिश्रण, क्योंकि ये 2 तत्वों से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। ठीक है, आपको
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानना है। आगे यहाँ पे दिया है सूत्र, उसी में आपको पहचानना है। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे पहचाना जाता है। तो जिस तत्व में इस तरह से जो दिया है, इसमें क्या है संरचना दिया जिसमें डबल बॉन्ड रहेंगे, उसी को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में वो कौन सी संरचना आती है जिसमें डबल बॉन्ड होता है। तो इसमें किसमें डबल बॉन्ड है, डबल का बॉन्ड का मतलब इस तरह से, ठीक है, यानी ये एकल बॉन्ड होता है और ये डबल बॉन्ड होता है। तो इसमें देखिए बी वाले में क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डी वाले में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यानी ये दोनों क्या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो नीचे यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन बी और डी दोनों राइट है, ऑप्शन यहाँ पे ख राइट है। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, यानी CaOH का होल ट्वाइस इस तरह से बना लेता है, तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला तो ये हो जाएगा जब हम लोग चूना जैसे है उसमें जो भी दिवाली को पेंट करने के लिए चूना जो होता है, कोई भी चूना जो होता है उसमें जब भी आप लोग पानी डालोगे और इस तरह से हाथ ऐसे लगाओगे तो उसमें से ऊष्मा निकलता रहेगा। ठीक है, काफी गरम गरम वाष्प निकलेगा, तो यानी वो क्या है ऊष्मा छेपी, यानी ऊष्मा को निकालती है, यानी बी राइट है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होगी, यानी वो क्षारी होता है तो उसका 7 से अधिक pH को क्या कहते हैं, क्षारी। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन राइट है, बी और सी ऑप्शन राइट है, तो बी और सी ऑप्शन ख राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जितना क्वेश्चन इसमें आया है पूरा आपके एग्जाम में यही से ही पेपर आएगा, यही पेपर आएगा और ऐसे ही सभी क्वेश्चन आते हैं। जितने यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं डिफिकल्ट वगैरह सब यहाँ पे वही क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। ठीक है, आपका पेपर सरल नहीं रहता है, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। एक परमाणु की परमाणुवी त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। अब देखिए यहाँ पे यानी परमाणु त्रिज्या पूछ रखा है। ठीक है, परमाणु की त्रिज्या, परमाणुवी त्रिज्या। अब देखिए त्रिज्या को कैसे नापते हैं, यानी जो भी ऑर्बिटल है यहाँ पे ये केंद्र है और इस केंद्र से जैसे कोई भी फर्स्ट ऑर्बिटल हो KLM कोई भी ऑर्बिटल हो उसके बीच की जो ये r दूरी है इसी को त्रिज्या कहते हैं। यानी कोई भी दूरी नापते हैं त्रिज्या ऑर्बिटल में तो वो केंद्र से किसी भी बाहरी कक्षा तक की दूरी नापी जाती है, उसी दूरी को ही त्रिज्या कहते हैं, परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। 4 यहाँ पे दिया है फिगर, यहाँ पे डायग्राम, और इसमें आपको पहचानना है कि हाँ कौन सा डायग्राम राइट है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये तो ये केंद्र है ऑर्बिटल का और इसमें KLM ऑर्बिटल दिए हैं और इसमें कोई भी दूरी नापा नहीं गया कहीं से भी नहीं, तो ये क्या है पूरी तरह से गलत है। दूसरा इसमें क्या है, यहाँ पे ये केंद्र है और एक यहाँ पे ऑर्बिटल जैसे K है, अब इसके बीच की दूरी जो है ये R है, तो यानी ये केंद्र से किसी बाहरी कक्षा की दूरी मापी गई है त्रिज्या, तो ये क्या है परमाणु त्रिज्या है, ये राइट है। दूसरे में क्या है, यहाँ से केंद्र से और ये बिल्कुल बाहरी कक्षा की दूरी यानी केंद्र से ही नापी गई दूरी है, ये भी सही है। और इसमें क्या है, इसमें एक ऑर्बिटल से ही ऑर्बिटल की दूरी माप दी है, तो ये गलत है, इसको परमाणु त्रिज्या नहीं कहते। तो इसमें ऑप्शन यहाँ पे दूसरा और तीसरा ऑप्शन राइट है, तो दूसरा और तीसरा यानी ऑप्शन ख राइट है। नेक्स्ट है देखिए 12 और ऐसा वाला मिलान आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का आपको सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोगों से कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कॉलम ए कॉलम बी, पहला है ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो एक प्रकार का विरंजक चूर्ण है, ऑप्शन यहाँ पे सी है। फिर उसके बाद यहाँ पे बेकिंग सोडा जो है वो क्या है प्रति अम्ल है, अम्ल होता है बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है धावन सोडा जो होता है वो कांच का विरचन होता है। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो इस तरह से यानी सोडियम क्लोराइड H2 और
यहाँ पे Cl2 का उत्पादन होता है। यहाँ पे देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी A का C से मिलाए हैं तो यहाँ पे A का C से, और B को हम D से मिलाए हैं तो यहाँ पे B को D से, और C को हमने किससे मिलाया, A से, तो यहाँ पे D को D से, तो यहाँ पे D को D से। ठीक है, D को किससे मिलाया है, यहाँ पे B से, इससे, तो यहाँ पे ऑप्शन ग राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, कौन करता है, तो वो अम्ल। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। उपखंड ग, ठीक है, उपखंड ग में 14 क्वेश्चन है, यानी ये सब क्वेश्चन आप सभी के बायोलॉजी से, जीव विज्ञान से। चूने के पानी से भरी परख नली में जब हम मुंह द्वारा फूका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है, यानी दूध के कलर का हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे हम जो फूक रहे हैं उस फूक में क्या है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसी के मौजूदगी के कारण जो यहाँ पे चूने का पानी होता है वो दूधिया रंग का हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट है, कुछ डायनासोरों में एक पर यानी यहाँ पे पिंच, ठीक है, पंख मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका क्या अर्थ हुआ। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, घ, ठीक है, पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है। ऑप्शन घ राइट। नेक्स्ट है, यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी के अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुई तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे जीवाश्म किसे कहते हैं, जो पहाड़ों और मिट्टियों के द्वारा, ठीक है, पृथ्वी पर जो पहाड़ों और मिट्टियों के द्वारा दबी हुई जो भी हड्डियां मिलती है या कोई भी निशाने मिलती हैं उसे जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या था, पहले मानव थे और मानव में, अब तो मानव काफी सिंपल हो गए हैं, आपको सभी मानव साधारण दिखते हैं। पहले क्या होता था, किसी मानव का काफी बड़ी बड़ी खोपड़ी होती थी और पूंछ भी होते थे, जो अब क्या है, अब बिल्कुल समाप्त हो गया है। ठीक है, पूंछ कोई में भी नहीं है हनुमान जी को छोड़कर। तो यहाँ पे क्या है कि पहले जो मनुष्य थे वो बानर की तरह थे, ठीक है, जैसे बंदर होते ना वैसे थे। अब पहले तो यहाँ पे किस तरह से माना गया कि पहले मनुष्य में पूंछ होते थे, बड़ी खोपड़ी होती थी, तो वो किस तरह से माना गया, वो उनके हड्डियों से माना गया। और हड्डियां कहाँ मिली, हड्डियां जो पहले मनुष्य रहते थे हजारों वर्ष पहले, ठीक है, वो जंगलों में रहते थे, तो वो मर गए तो उनकी हड्डियां पहाड़ों से दबी हुई मिली, जिससे कि आज की वैज्ञानिक उसको खोज की तो वो पाया कि हाँ, पहले के मनुष्य की बड़ी बड़ी खोपड़ियां होती थी, ठीक है, और उसमें पूंछ भी पाए जाते थे। तो यहाँ पे हम क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं कि यहाँ पे जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन ख राइट है। नेक्स्ट है, 17 चित्र में भाग ABC किस क्रम में होते हैं। देखिए, जैसे हम कोई भी बीज बोते हैं, ठीक है, चना का ही बीज हो गया, चाहे कोई भी बीज हो गया, इस तरह से जब हम बोते हैं उसको, तो सबसे पहले उसमें से क्या होता है, परांकुर निकलता है। परांकुर का मतलब वो, ठीक है, आप लोग बीज को बोए होते हो तो सबसे ऊपरी वाला जो चीज होता है सबसे पहले निकलता है, जो हमको दिखाई देता है वो परांकुर होता है। तो यहाँ पे यानी ये बीज है और इसका ये क्या है, पहला परांकुर है, ठीक है। और इसके बाद इसमें क्या होता है, इस बीज में फिर क्या होता है, यहाँ पे बीज जो है ये क्या है, यहाँ पे बीज पत्र है, क्या है, बीज पत्र है। तो यहाँ पे ये बीज पत्र है, इसका नाम बीज पत्र है, यानी परांकुर के बाद बीज पत्र होता है, और उसके बाद ये जो होता है ये जड़ होता है, जिसको मूल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मूलांकुर। तो यहाँ पे ABC यानी परांकुर, बीज पत्र और मूलांकुर। ऑप्शन यहाँ पे ग राइट है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा राइट है, ग। यहाँ पे अमृता देवी, ठीक है, बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो वो जीव संरक्षण हेतु, जीवों के संरक्षण हेतु के लिए प्रदान किया जाता है। यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे कैपिटल R और स्मॉल YY, ठीक है, झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे स्मॉल R डबल R, ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल YY में संकरण कराया जाता है, तो क्या होता है, F1 के बीज कैसे होंगे, किस तरह से होंगे,
तो वो गोल और पीले होंगे। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। निम्नलिखित चित्र में अंकित ए मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है? यानी जो ये मादा जनन अंग में ये जो भाग है यहाँ पे ए, ठीक है, ये जो है ये क्या है? अंडाशय है। तो यहाँ पे इसको अंडाशय कहते हैं यानी ओवरी। तो यहाँ पे ये क्या है? अंडाशय है। अंडाशय को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन यहाँ पे घ राइट है। तो सबसे पहले आ गया खंड ब, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न है और ये उपखंड क से यानी फिजिक्स से, और ये 4 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दिया है पहला क्वेश्चन, गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अभी 2-3 दिन ही हुआ, हमने इंपॉर्टेंट साइंस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर सहित बताया। आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा है वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं? ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। 4 नंबर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यहाँ पे तीसरा, 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोध, तीनों प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि जो संयोजन का कुल प्रतिरोध यहाँ पे 4 ओम और 1 ओम प्राप्त होना चाहिए। देखिए, अगर आप लोग 4 ओम ही से प्राप्त करोगे तो आपको 2 नंबर, और 1 ओम ही प्राप्त करोगे तो फिर से 2 नंबर, 4 नंबर आपको मिलेंगे। तो इसको भी हमने सॉल्व करा लिया, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। चौथा, दक्षिण हस्त, ठीक है। अंगुष्ठ नियम में अंगूठे की दिशा क्या निर्दिष्ट करती है? यह नियम किस प्रकार फ्लेंग के वाम हस्त नियम से भिन्न है? किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके ठीक नीचे, ठीक है, किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको ज्ञात करना है। ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन है। इसमें अथवा है, आप लोग इसको कीजिए या इसको कीजिए। विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व होता है? ये भी 6 नंबर का है, ठीक है। आपको इसका चित्र सहित वर्णन करना है, इसका भी आपको फिगर बनाना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने बता चुके हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हम बताएं फिगर बनाकर। नेक्स्ट है उपखंड ख। इसमें क्या है? 4 नंबर वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। आपको क्लोरोप्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेनॉल, ठीक है, 2 डाई मेथिल ब्यूटेनॉल, पेंटेनोइक अम्ल, इसको आपको संरचना इसका आपको करना है। नेक्स्ट, कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, जैसे 10, 20, 7 और 14, ठीक है। तत्वों की पहचान कीजिए। आवर्त सारणी में इस तत्वों की समूह संख्या तथा आवर्त को पहचानिए। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हमने पहले से भी बता चुके हैं। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा, उसका लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए आपको संतुलित रासायनिक समीकरण देना है। 6 रहेंगे और 6 नंबर का है। सिर्फ आपको इसका रासायनिक समीकरण देना है, इसके बारे में आपको नहीं लिखना है। यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, 6 ठो दिए, सभी को आपको यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और यहाँ पे क्या तत्व लेंगे कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होगा। इस तरह से यहाँ पे आपको तत्व लेना है, 6 है। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। अथवा है यहाँ पे, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है, ये भी 6 नंबर का है। संयोजन अपक्रिया है, संचारण और भर्जन, तीनों को हमने बताया, जाकर आप लोग चैनल पे देखिए बहुत अच्छे तरीके से। खंड ग में है, निम्नलिखित संकरणों में सतती की विशिष्टताएं बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? संकरण और यहाँ पे संतति। आपको यहाँ पे यानी यहाँ पे आर गोल पीला, इसका जब संकरण कराते हैं तो यहाँ पे झुर्रीदार हरा प्राप्त होता है। तो किस तरह से होता है आपको वही लिखना है। यहाँ पे क ख ग घ पूरा दिया है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसको तैयार करना है। ऐसी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। जो भी इस तरह से रंध्र होता है आपको उसी का क्या करना है? चित्र आपको स्पष्ट करना है, ऐसे बना करके, ठीक है। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का नियंत्रण करने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दीजिए। ये भी 4 नंबर का है दोनों। नेक्स्ट है, वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया आपको क्या करना है? इसका सचित्र वर्णन करना है, यानी आपको जो भी है नेफ्रॉन वफ्रॉन सबका आपको चित्र बनाकर इसका वर्णन करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अथवा मानव के नर जनन तंत्र का आपको सचित्र वर्णन करना है। जो भी
मानव का नर जननतंत्र, मादा जननतंत्र, दोनों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आप लोग इसका डायग्राम बना करके तैयार कर लीजिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन ये जरूर आता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।